नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से लगातार बदलते दिख रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से जो हमने आपसे बात की, जो चर्चा की, जो खबरें पहुंचाई, वो खबरें बिल्कुल पुष्ट होती दिखाई पड़ रही हैं। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार कभी भी उनके साथ आ सकते हैं और अगर आते हैं तो उनको साथ लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। बल्कि लालू प्रसाद ने तो यह भी कहा कि हम तो हमेशा साथ रखते हैं, वही छिटक कर चले जाते हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन अब यह बात साबित हो गई है कि आरजेडी के साथ जो दूरियां थी वो भी खत्म हो चुकी हैं और नीतीश कुमार किसी भी समय अपना गठबंधन बदल सकते हैं, यानी वो एनडीए गठबंधन से इंडिया गठबंधन की ओर जा सकते हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास के दौरान ही यह साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार को अपने साथ लेने को तैयार दिख रही है। और अब बिहार में जो नीतीश कुमार की सबसे प्रतिद्वंद्वी पार्टी है यानी आरजेडी, अब वो खुद तैयार हो चुकी है कि नीतीश कुमार अगर आए साथ में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था, उससे भी ये बात साबित हो गई थी। खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार लालू यादव के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। अब उसकी पुष्टि दिखाई पड़ रही है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ने को तैयार बैठे हैं और इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से उनके दरवाजे खुले हुए हैं। जो बताया जा रहा था पहले, या ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हैं। तो कुल मिलाकर अब पूरी ये तैयारी है। और क्या उस पर ज्यादा जानकारी है, अमलेंदु जी उसमें बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव ने और क्या कहा है। लेकिन मुख्य बात यही है कि लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए न तो आरजेडी के दरवाजे बंद है और ना ही इंडिया गठबंधन के दरवाजे बंद है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, आपने सही कहा कि लालू प्रसाद यादव ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार साथ में आएं और काम करें। और असल में एक निजी टीवी चैनल के साथ उन्होंने बातचीत में सारी बातें कही हैं। बड़ी लंबी बातचीत हुई है, चूंकि वो कुछ कॉपीराइट का मसला है तो वो बाइट हम उनकी दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार आना चाहें तो वापस आ सकते हैं और उनको रख दिया जाएगा। जब उस संवाददाता ने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार साथ आएंगे तो आप उनको माफ कर देंगे, तो स्पष्ट लालू यादव ने कहा कि हाँ उनको माफ कर देंगे, साथ रख लेंगे, वो आए और काम करें। यानी कि साफ जो है वो निमंत्रण खुला। अभी तक तो जो चर्चा चल रही थी वो सब पर्दे के पीछे जो बातें हो रही थी उसकी हो रही थी। अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये साफ साफ जो है वो निमंत्रण दे दिया गया है नीतीश कुमार को कि आप आए और काम करें। इस बीच समीर जी, जो कल जो 2 बड़ी घटनाएं हुई, वो 2 घटना ये थी कि जो वहां के नवनियुक्त राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने भी थोड़ी देर पहले शपथ ली है, वो कल नीतीश कुमार के साथ उनके गांव कल्याण बिघा गए सड़क मार्ग से। और जाहिर सी बात है कि रास्ते में कुछ बातचीत हुई होगी अमलेंदु जी। लेकिन ये तस्वीर, ये जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे महत्वपूर्ण इसकी कहानी बताइए। इस पर भी आ रहा हूं। और वहां से लौट के जो है आरिफ मोहम्मद खान राबड़ी देवी के घर गए और फिर जाकर के लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन सबसे मुलाकात हुई। जी हाँ। तो वो जो पहुंचे हैं वो विजुअल हम लोगों के पास है, ये देखिए विजुअल वहीं के हैं। और ये तस्वीरें आरिफ मोहम्मद खान की तब की है जब वो शपथ नहीं लिए हैं, नियुक्त हो गए हैं, लेकिन शपथ अभी उन्होंने कुछ देर पहले ली है। बहुत मायने रखती है ये तस्वीर। यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है समीर जी कि मोदी जी ने भेजा तो था आरिफ मोहम्मद खान को इसलिए बिहार कि वो जाकर बीजेपी का काम करेंगे और नीतीश कुमार के लिए दिक्कतें पैदा करेंगे, बीजेपी का एजेंडा पुष्ट करेंगे। लेकिन मोदी जी से यहाँ एक चूक ये हो गई कि मोदी जी को ये नहीं मालूम था कि आरिफ मोहम्मद खान पुराने जनता दल ही हैं और कांग्रेस में हुआ करते थे। वीपी सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ी और जनता दल बनाया तो आरिफ मोहम्मद खान भी वीपी सिंह के साथ उस जनता दल में चले गए थे, जनमोर्चा में। उसके बाद वो जनता दल बना और आरिफ मोहम्मद खान ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के साथ मंत्रिमंडल में काम किया है और उनके पुराने संबंध हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान ने वहां जाकर ये दोनों से मुलाकात की है। और कल एक और बात भी हुई कि आरिफ मोहम्मद खान अपने छात्र जीवन के पुराने साथी हैं जो रिटायर हो गए, वहां अधिकारी थे सचिवालय में, बिहार सचिवालय में, उनके घर भी पहुंचे। तो आरिफ मोहम्मद खान ने यह संकेत दिया कि वो अपने पुराने साथियों से मिल रहे हैं। तो पुराने साथियों में लालू प्रसाद यादव से भी मिले,
नीतीश कुमार से भी मिले और वो अपने छात्र जीवन के पुराने साथी जो हैं बिहार में जो अधिकारी थे उनसे भी मिले। इसका मतलब समीर जी कि आरिफ मोहम्मद खान जो जा रहे हैं वहाँ मोदी जी का काम करने के बजाय लगता है कि आरिफ मोहम्मद खान ने भी जाके वहाँ काम करना जो है वो लालू और नीतीश के बीच में पुल बनने का काम शुरू कर दिया है। अब साथ गए नीतीश कुमार के साथ क्या क्या बातें हुई, लौट कर आए लालू प्रसाद यादव से मिले, उनसे क्या क्या बातें हुई, ये अब वो सारा रहस्य की बातें चल रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव ने आज जिस तरीके से खुले तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार आए और साथ में काम करें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि अब बिल्कुल जो है चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 14 जनवरी तक नीतीश कुमार कोई फैसला ले लेंगे, जो खिचड़ी पक रही है उस खिचड़ी में से समीर जी आज एक दाना निकाल कर जो है उसकी जो देखा गया कि पकी है कि नहीं पकी है, तो वो पकने का दाना जो है वो लालू प्रसाद यादव ने निकाल कर दिखा दिया है कि हाँ खिचड़ी पक चुकी है। जी बिल्कुल। और इसमें महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान शपथ लेने से पहले जो उनकी मेल मुलाकात का कार्यक्रम है बहुत ही दिलचस्प है। यानी वो अपने नए रिश्ते जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके नए रिश्ते हैं इनके बजाय वो अपने पुराने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए उनको जीवंत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली है, अब आपको दिखाएंगे, राज्यपाल के बिहार के गवर्नर के तौर पर। अभी तक वो केरल के राज्यपाल थे और उनको भेजा गया बिहार। ये माना जा रहा था कि ये किसी स्ट्रेटजी के तहत उनको भेजा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बिहार में राजनीतिक गतिविधियां बदलती दिख रही हैं, राजनीतिक बदलाव की तैयारियां नीतीश कुमार उनकी शुरुआत कर चुके हैं और वो पुख्ता होती दिखाई पड़ रही है, बदलाव की स्थितियां स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं, वो बहुत मायने रखता है। कई सारी चीजें, बहुत से समीकरण साफ हो रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार पूरी तैयारी कर चुके हैं इंडिया गठबंधन में जाने की, और मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे और इंडिया गठबंधन के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव का यह कहना बहुत मायने रखता है कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। ये आप पहले देखते हैं, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली, लेकिन शपथ के पहले जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार या लालू यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात की और नीतीश कुमार के गांव गए, अपने पुराने मित्रों से मुलाकात की, ये इन सारी चीजों के बीच, इन सारी राजनीतिक गतिविधियों के बीच आरिफ मोहम्मद खान का अपने पुराने दोस्तों से इस तरह मिलना भी बहुत मायने रखता है। देखते हैं, आरिफ मोहम्मद खान ने अब से थोड़ी देर पहले शपथ ली है बिहार के गवर्नर के तौर पर। शपथ ग्रहण होगा तो ये लोग हैं जिनकी वजह से हम आजाद हुए हैं, तो इन्हें याद करना जरूरी होता है। शपथ ग्रहण होगा तो ये लोग हैं जिनकी वजह से हम आजाद हुए हैं। तो अभी से थोड़ी देर पहले बिहार के गवर्नर के तौर पर उन्होंने शपथ ली आरिफ मोहम्मद खान ने, और बिहार में राजनीतिक बदलाव की स्थितियां बड़ी तेजी से बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर गठबंधन बदलने की तैयारी में है और जो दूसरे गठबंधन में जाने की तैयारी में है यानी इंडिया गठबंधन, वहां उनके स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ एनडीए के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो दुराव दिख रहा है, राजनीतिक दुराव दिख रहा है, वो भी स्पष्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली जाकर वहां बीजेपी के नेताओं से नहीं मिलते हैं, 2 दिन दिल्ली में रहते हैं लेकिन नहीं मिलते हैं। एनडीए की बैठक बुलाई जाती है, उसमें नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को, जिस पर काफी हंगामा मचा हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो उन्होंने बयान दिया, उस बयान पर वो चुप्पी साधे हुए हैं और एक तरह से कहा जा रहा है कि उस बयान को लेकर बेहद नाराजगी है नीतीश कुमार के भीतर भी और उनकी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी। इधर केंद्र सरकार की तरफ से यह माना जा रहा है कि ईडी की छापेमारी उनके नजदीकियों के यहां हो रही है। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार की दूरी कितनी बढ़ चुकी है और इंडिया गठबंधन में जाने की पूरी तैयारी किस तरह से हो चुकी है, न सिर्फ नीतीश कुमार की तरफ से बल्कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तरफ से भी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसके संकेत पहले ही मिल गए और अब सीधे तौर पर, साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कह रहे हैं कि नीतीश के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं और उनकी वजह से नीतीश कुमार कभी गठबंधन छोड़कर नहीं गए बल्कि वो अपने आप गए।
न कि आरजेडी की वजह से गए। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि बिहार में राजनीतिक बदलाव किस तरह से स्पष्ट हो चुका है और इस राजनीतिक बदलाव के मायने बहुत दूर तक देखे जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि केंद्र सरकार के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ने जा रहा है और के तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनकी तरफ से इस बारे में बयान भी आते जा रहे हैं। ताजा बयान शिवसेना नेता संजय राउत का है। क्या कहा है संजय राउत ने, अमलेंदु जी? संजय राउत ने कहा है कि समीर जी कि उनके मन में संदेह है कि 2026 के बाद केंद्र सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और एक बार केंद्र सरकार अस्थिर हो गई तो इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। यानी वो कह रहे हैं कि 2026 जो है वो मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये लंबी बात होगी, 2026 नहीं देख पाएंगे तो तय है। 2025 शुरू हो गया है और 2025 के शुरू में जिस तरीके से लालू और नीतीश के बीच जुगलबंदी शुरू हुई है तो ये संकेत मिल रहे हैं साफ तौर पे कि अगर बिहार में अल्टा पलटी होगी तो बिहार की अल्टा पलटी का असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जो है वो 2025 पूरा नहीं कर पाएंगे। 26 अब वो 2026 कह रहे हैं कि 26 जनवरी कह रहे हैं, ये स्पष्ट होना और बहुत ज्यादा जरूरी है समीर जी। जी बिल्कुल। और इस तरह से एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच जिस तरह से बगावत की स्थितियां बनती चली जा रही हैं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बगावती तेवर अभी भी अपनाए हुए हैं, भले ही वहां सरकार बन चुकी है। इधर एनडीए बिहार में एनडीए लगभग टूटने की स्थिति में है, हरियाणा में पहले ही टूट चुका है और अब उत्तर प्रदेश में भी इसके संकेत साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री वहां पर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री अपनी सुरक्षा के लिए और आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार के अधिकारी उनकी छवि खराब कर रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वो सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और एसटीएफ के ऊपर, यूपी एसटीएफ के ऊपर आशंका जता रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एनडीए के घटक दलों में न सिर्फ राजनीतिक विद्वेष बढ़ रहा है बल्कि यह विद्वेष कई और स्तरों तक यानी व्यक्तिगत स्तर पर भी बढ़ता चला जा रहा है, जो साफ दिख रहा है। वहां पर अपना दल एस के नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने सार्वजनिक रूप से यह आशंकाएं जताई हैं, आरोप लगाया है और यह भी आरोप लगाया है कि उनकी जान को खतरा है। और खतरा किससे है? वो एसटीएफ यानी जो स्पेशल टास्क फोर्स है उत्तर प्रदेश की, उससे उन्होंने खतरा जताया है। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में भी एनडीए गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में उत्तर प्रदेश में जो सबसे मजबूत या सबसे बड़ा दल है वो अपना दल ही है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा दल अपना दल है। और दूसरी बात यह समझिए कि जो अपना दल है उसके जो मुखिया हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, और उनके पति आशीष पटेल और नीतीश कुमार, ये तीनों सजातीय हैं, एक ही जाति के हैं। तो नीतीश कुमार के जरिए क्या इस तरीके का कोई ये खेल भी चल रहा है? चूंकि आशीष पटेल की जो चिट्ठी है उसमें वो साफ तौर पर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो यानी खुद को सरदार पटेल का वंशज बता रहे हैं। हम उस ट्वीट को एक बार स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। और जो सरदार पटेल का वंशज बता रहे हैं, यानी कि अब तलवारें जो हैं साफ तौर पर खिंच चुकी हैं। और नरेंद्र मोदी के मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और उस पर उनको बर्खास्त नहीं किया गया, मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया, इसको लेकर साफ तौर पर अब समीकरण दूसरे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये उनकी आशीष पटेल की चिट्ठी है। ये आशीष पटेल का जो ट्वीट है, उन्होंने जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं, बताया गया है कि वो प्राविधिक शिक्षा मंत्री है उत्तर प्रदेश में, यानी टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री है, और उन पर आरोप है कि उन्होंने तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की और प्रिंसिपल्स की नियुक्तियां की और जो नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के जरिए होनी चाहिए थी वो नियुक्तियां उन्होंने की और काफी पैसे लेकर। और जबकि समाजवादी पार्टी की जो विधायक है वो उनकी पत्नी यानी आशीष पटेल की पत्नी अनुप्रिया पटेल की ही बहन है, आरोप उन्होंने ही लगाया है, पल्लवी पटेल ने। इसको लेकर वो विधानसभा में धरने पर भी बैठी रही। तो इसके जवाब में, हालांकि इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं आशीष पटेल शिशिर सिंह को, जो उत्तर प्रदेश में सूचना विभाग के निदेशक हैं और योगी आदित्यनाथ के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी अधिकारी माने जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसमें मैंने पहले भी कहा है कि लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज
आशीष पटेल डरने वालों में नहीं है बल्कि लड़ने वालों में है। एक लंबा चौड़ा ट्वीट है, मैं उसकी आखिरी पैराग्राफ है जो उसको पढ़कर आपको सुना रहा हूं। अपने शुभचिंतकों के लिए एक विशेष बात कि यदि सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी। यह बहुत बड़ी गंभीर बात उन्होंने कही है, यानी अपनी जान को खतरा बताया है, और अपनी जान को खतरा बताया है यूपी एसटीएफ को, स्पेशल टास्क फोर्स को। यूपी एसटीएफ के ऊपर पहले बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि जो फर्जी एनकाउंटर्स के आरोप उसके ऊपर लगते रहे हैं, और यूपी एसटीएफ को लीड करने वाले अधिकारी भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यह मोर्चा खुला हुआ दिखाई पड़ रहा है। आशीष पटेल की पत्नी जो केंद्र में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ कई सारे आरोप लगाए थे लोकसभा चुनाव परिणाम के ठीक बाद। ये सारी चीजें बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके सहयोगी दलों का रिश्ता उत्तर प्रदेश में भी ठीक नहीं है, और आशीष पटेल की यह चिट्ठी यानी अपना दल की नाराजगी ये बता रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में राज्य इकाई उत्तर प्रदेश की और केंद्र इकाई दोनों के बीच किस तरह से संबंध कड़वे हो चुके हैं। बिल्कुल समीर जी, बहुत ज़्यादा कड़वे हो चुके हैं संबंध, और ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, और इन कड़वे संबंधों का असर जो है वो दिखाई पड़ता हुआ दिख रहा है अब देश की राजनीति पर भी, और भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी गठबंधन की अंदरूनी राजनीति है उसमें भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता हुआ दिख रहा है। यानी कि अब जो एनडीए जो कहा जा रहा है वो गठबंधन टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है ज़बरदस्त तरीके से, और सिर्फ गठबंधन टूट नहीं रहा है, उसके असर जो है वो केंद्र और राज्य की सरकारों पर भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार जिस तरीके से दिल्ली गए और दिल्ली जाकर बिना मिले प्रधानमंत्री से लौटकर वापस पटना चले गए, हालांकि उनका मिलने का कार्यक्रम था लेकिन उसके बावजूद वो नहीं मिले और लौटकर दिल्ली चले गए, पटना चले गए, और पटना में जाकर वो तमाम लोगों से मिले हैं। सम्राट चौधरी से भी मिले हैं, विजय कुमार सिन्हा से भी मिले हैं, आरिफ मोहम्मद खान से भी मिले हैं, तमाम लोगों से मिले हैं। लंबा जनता दरबार भी सजा है, अपने गांव गए हैं, वहां जाकर सबसे मुलाकात की है। तो यानी कोई ऐसा कारण नहीं समझा जा सकता कि साहब बीमार थे, बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी कि प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकते थे, या प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं थे, ऐसा भी नहीं था। जब कार्यक्रम तय था तो मिल के आना चाहिए था, और एक राज्य का मुख्यमंत्री जब दिल्ली आता है तो प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट होती ही होती है, लेकिन वो शिष्टाचार भेंट भी नहीं हुई नीतीश कुमार की। तो यानी कि अब बीच में शिष्टाचार भी जो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में वो समाप्त हो चला है, ये इस बात के संकेत मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, इस बात के संकेत मिल रहे हैं, और दिलचस्प बात यह है अमलेंदु जी की इस पूरी कवायद के बीच यानी जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, नीतीश कुमार बिल्कुल खामोश है, उनका कोई इस तरह का बयान नहीं आ रहा है। इतनी महत्वपूर्ण घटना घटी, और अब यार बिहार लोक सेवा आयोग की बात मैं कर रहा हूं जिसकी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन वहां लगातार जारी है, उस पर भी नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि उस पर विपक्षी नेताओं के बयान जरूर आए हैं, कई नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने उस पर बयान दिया है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नेताओं के बयानों में तेजस्वी यादव ने भी उस पर बयान दिया है, लेकिन इन बयानों में नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया गया है बल्कि एनडीए सरकार पर हमला किया गया है और भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया गया है। तो यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात है कि किस तरह से नजदीकियां बढ़ रही हैं नीतीश कुमार की, और बिहार में लोक सेवा आयोग में जो परीक्षा में धांधली हुई है उसको लेकर जो नाराजगी छात्रों में है भी, उसके लिए भी नीतीश कुमार को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं इंडिया गठबंधन के घटक दल। और अब लालू प्रसाद का यह बयान बहुत मायने रखता है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि उस पर तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद पिछले 2 दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी जताई है, तेजस्वी यादव का हम वो बयान सुनाएंगे आपको जिसमें उन्होंने हमदर्दी जताई है, और जो कुछ भी बीपीएससी छात्रों के साथ हुआ, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें की गई, उनको जबरन धरना स्थल से हटाया गया, हालांकि उसके बाद भी प्रदर्शन जारी है, उसके लिए तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला न बोलकर परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने कैप्चर किया हुआ है, कैद किया हुआ है। हालांकि उससे पहले नीतीश कुमार काफी हमलावर थे, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव काफी हमलावर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ।
काफ़ी हमलावर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, और नीतीश कुमार को लेकर वो मतलब एक तरीके से कहा जाए ज़बरदस्त तरीके से प्रहार करते रहे। लेकिन पिछले दिनों में समीर जी देखने में ये आ रहा है कि तेजस्वी यादव भी जो है वो खामोशी एक तरीके से बरते हुए हैं। बीपीएससी के मसले पर भी उन्होंने जो है पूरी तरीके से सिर्फ एक बार कहा कि वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पर लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने था वो सारा रुख जो था वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम प्रशांत किशोर की तरफ मोड़ दिया। यानी कि पूरी तरीके से अब नीतीश कुमार की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर लेकर इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव चल रहे हैं। कांग्रेस ने भी जिस तरीके से बीपीएससी की को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, नीतीश कुमार को साफ बचाकर रखा, उसमें कहीं भी नीतीश कुमार के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया उस ट्वीट में भी उन्होंने एनडीए सरकार कहा, बीजेपी को दोषी ठहराया, लेकिन नीतीश कुमार का कहीं कोई जिक्र नहीं था। प्रियंका गांधी ने भी डबल इंजन की एनडीए सरकार जो बीजेपी सरकार उसको दोषी ठहराया, नीतीश कुमार का उसमें कहीं कोई नाम किसी भी तरीके से नहीं लिया गया। तो ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो अब एक मतलब तैयारियां शुरू हो गई हैं नई सरकार बनने की। एक तरीके से देखा जाए नीतीश कुमार प्लस लालू प्रसाद यादव प्लस कांग्रेस, ये सब इंडिया गठबंधन मिलकर। इधर जो लालू प्रसाद यादव ने आज जो साफ साफ कहा, जो हालांकि एक निजी चैनल के साथ कहा है, वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लोग उसको सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। कॉपीराइट की वजह से हम लोग उसको दिखा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा वो साफ तौर पर लालू यादव ने कहा कि नीतीश के लिए हमारा दरवाजा तो खुला है, नीतीश को भी खोलकर रखना चाहिए। नीतीश आते हैं तो साथ काहे नहीं लेंगे, ले लेंगे साथ, नीतीश साथ में आए, काम करें। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भाग जाते हैं, हम माफ कर देंगे। तो ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव कहते हुए सुने जा रहे हैं कि वो साथ आए। तो जो पत्रकार जो है मतलब संवाददाता उनसे पूछता है कि और नीतीश आएंगे तो आप उनकी गलतियां माफ कर देंगे, तो कह रहे हैं हाँ माफ कर देंगे, हमारे लिए उनके दरवाजे खुले हुए, हम साथ ले लेंगे। तो यानी अब एक तरीके से खुला ऑफर जो है वो दे दिया गया है नीतीश कुमार को कि आप चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप आइए, मुख्यमंत्री आप बनना चाहते हैं, काम कीजिए। ये एक तरीके से फिर जब पूछा ही उस संवाददाता ने पूछा लालू प्रसाद यादव से कि वो सारे फैसले तो आप ही लेते हैं, तो मतलब आप ही फैसला ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ फैसले हम ही लेते हैं और हम फैसला ले रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव की जो बात आ रही थी, तेजस्वी नाराज हैं अपने चाचा से, तो तेजस्वी की नाराजगी अपनी जगह रहेगी, लेकिन जो फाइनल मोहर जो है वो लालू प्रसाद यादव लगाते हैं। लालू प्रसाद यादव की मोहर लग चुकी है कि नीतीश आते हैं तो साथ आए, हम उनको साथ ले लेंगे, उनके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो अब नीतीश कुमार को ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वहां वो क्यों पड़े हुए हैं। और नीतीश कुमार समीर जी किसी भी दिन झोला उठाएंगे और उठ के चल लेंगे और कह देंगे उठकर कि देखिए साहब, हमने तो मोदी जी के पैर भी छुए थे कि विकास के लिए काम होगा और विकास होगा बिहार का, लेकिन ये सुन ही नहीं किए, सुनते ही नहीं है। आप देखिए ना, हम तो पैर छुए थे दो बार, और फिर देखिए बाबा साहब का कितना अपमान किया अमित शाह ने, और मोदी जी ने उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया, इस्तीफा नहीं हुआ। तो बताइए हम कैसे इसको स्वीकार कर लेते? आप जानते ही हैं, और आप जानते ही हैं कहकर, और नीतीश कुमार जो तुरंत पलटी इधर मार के इधर आ जाएंगे। तो ये जो है वो खिचड़ी जो पक चुकी है उसके दाने अब निकल कर आना शुरू हो गए हैं कि कितनी खिचड़ी पक रही है। तो एक चावल जो आज निकालकर हांडी में से देखा गया है, वो हांडी में से चावल जो निकला है वो निकला है लालू प्रसाद यादव की इस बाइट के जरिए। और लगता है कि खिचड़ी तक जो यानी 14 जनवरी तक ये खिचड़ी पूरी तरीके से पक जाएगी, और 15 जनवरी को जब नया सूरज निकलेगा तो बिहार में कुछ नया देखने को मिल सकता है। बिल्कुल नया देखने को मिल सकता है। और जैसे संजय राउत कह रहे हैं कि ये नया बहुत कुछ दिखाएगा, इस नए से केंद्र सरकार में भी कुछ नया होगा और महाराष्ट्र में भी नया होगा। तो बहुत कुछ नए की उम्मीद जताई जा रही है। और जिस तरह से नए गवर्नर पहुंचे हैं बिहार में, यानी आरिफ मोहम्मद खान, वो अपने पुराने नेताओं के साथ जो नए रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तस्वीर पर हम ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लालू प्रसाद के घर गए और वहां तेजस्वी, लालू यादव, राबड़ी देवी, सभी लोगों से उन्होंने मुलाकात की और सौहार्दपूर्ण तरीके से वो सारी चीजें बता रही हैं कि किस तरह से जो नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस अभियान में लगे हुए थे, वो अभियान उनका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर भले रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते रहे हैं नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर, लेकिन जिस तरह से वो 17 महीनों की सरकार का वास्ता दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं नीतीश कुमार को कि जब आप हमारे साथ सरकार में थे तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे, वो सारी चीजें बता रही हैं कि इस तेजस्वी यादव का भी जो एक विरोध था नीतीश को लेकर वो कमजोर पड़ चुका है। और अब उनके विरोध का जो इशारा है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर है, यानी निशाने पर बीजेपी है। तेजस्वी यादव का ताजा बयान सुनते हैं जो बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद उन्होंने दिया, और उस अपने बयान में किस तरह से वो नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं है बल्कि उनका बचाव करते दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ कोई सरकार है ही नहीं,
और सरकार नीचे आगे नीचे करो भाई, नीचे करो थोड़ा। पहली बात चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यह सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गया। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में दो पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ लोग जो है आप देखिएगा, नौजवान हो, पीड़ित हो, किसी से संवाद नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पर निकले, कोई संवाद नहीं, ना मीडिया से बात, ना बाहर बात, ना सदन के अंदर बात, ना हमारे चिट्ठी का कोई जवाब, ना किसी के जवाब, ना केजरीवाल जी का जवाब वो नहीं देते हैं उनके चिट्ठी का। अरे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, और उनके चिट्ठी का जवाब संजय झा देंगे ही। तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है, जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने। लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है, और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। और देखिए जो भी विषय है, नाइंसाफी तो हुई, पेपर लीक हुआ अगर है तो पेपर तो सबका रद्द होना चाहिए, सब री एग्जाम होना चाहिए। एक सेंटर का आप रद्द करते हैं। तो साफ तौर पर कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि नीतीश कुमार बीजेपी के कुछ नेताओं के चंगुल में है, उनको कैद करके रखा हुआ है, ये बात वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और आज लालू प्रसाद यादव ने जो एक निजी टीवी चैनल में स्पष्ट किया कि नीतीश के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं, उनकी पार्टी के भी, गठबंधन के भी। उस मामले में भी तेजस्वी यादव का बयान आया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि उन लालू यादव जो कह रहे हैं उसमें पूरी पार्टी की सहमति है, यानी एक कंफर्मेशन टेस्ट जो है उन्होंने क्लियर किया है उसके बारे में। उस पर भी तेजस्वी का हम वो बयान भी दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथी अविनाश उस पूरी क्रोनोलॉजी को लेकर भी आ रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार जब भी पलटते हैं तो समीकरण कैसे बनते दिखाई पड़ते हैं, और वही समीकरण इस समय भी बनते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे जब उनको पाला बदलना होता है तो उस समय वो काफी दिनों तक खामोश रहते हैं, वो खामोशी दिख रही है, लेकिन खामोशी के अलावा भी बहुत सारे संकेत दिख रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार इस समय खामोश जरूर दिखाई दे रहे हैं, और उनकी खामोशी हमेशा एक तरीके से पलटी मारने के भी संकेत देती है। और आपको पता होगा जब पिछली बार नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी थी, वो ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार बहुत ज्यादा डरे हुए थे। बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि जो इंडिया गठबंधन है वो सिर्फ नीतीश कुमार के साथ में लोकसभा चुनाव तक ही है। लोकसभा चुनाव के बाद जो लालू प्रसाद यादव हैं वो जेडीयू के में सेंध लगाएंगे, और उनके सिर्फ 5-7 विधायक चाहिए। 5-7 विधायक वो जेडीयू के तोड़ेंगे और उसके बाद अपनी सरकार बना लेंगे बस, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक ही लालू को और इंडिया गठबंधन को नीतीश की जरूरत है। तो जब इस तरीके के सूचनाएं नीतीश कुमार तक पहुंचाई गई तो फिर नीतीश कुमार एक तरीके से भड़बड़ा गए, क्योंकि एक तो उनको जो इंडिया गठबंधन में उनको जो संयोजक पद चाहिए था वो मिला नहीं था, और क्योंकि वो चाहते थे कि उनको पीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित किया जाए। लेकिन जब उनको लगा कि भाई यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है और सीएम का पद भी शायद चला जाएगा, तो इसलिए उन्होंने एक मैसेज एक तरीके से थ्रू करना शुरू किया कि भाई वो नाराज हैं। और उसके बाद आपको पता होगा जब अमित शाह जो लगातार बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, 14 जनवरी को अचानक ही एक टीवी चैनल पर नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा जाता है अमित शाह से कि जो आपके पुराने साथी थे, जिसमें से नीतीश कुमार का विशेष जिक्र किया गया कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो क्या पार्टी उनको वापस लेगी। तो अमित शाह ने कहा था कि भाई राजनीति तो किंतु परंतु से नहीं चलती है, पहले उधर से प्रस्ताव तो आए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि उनको लेना है कि नहीं लेना है। यानी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद होने वाली बात अमित शाह ने पूरी तरीके से कहना बंद कर दिया और कहा कि वहां से प्रस्ताव आए और हम तैयार हैं। और उसके ठीक 13 दिन बाद
नीतीश कुमार, क्योंकि 14 तारीख को अमित शाह का बयान आता है और 27 तारीख को नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं, ठीक 13 दिन बाद। अब आप देखिएगा कि ये लगातार चर्चा चल रही है कि 14 तारीख को नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, उससे ठीक 13 दिन पहले 1 तारीख को 1 जनवरी को लालू प्रसाद यादव एक यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू देते हैं और ये बोलते हैं कि हमने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, आए और मिलकर सरकार चलाएंगे। और जाहिर सी बात है कि अब तक जो बातें तेजस्वी यादव कह रहे थे उनके बयान भी अब आप देख रहे हैं कि उनके पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक तरीके से यह भी बोल दिया कि पार्टी के सुप्रीमो हम हैं, फैसला हम लेंगे और जो फैसला हम लेंगे वो पूरी पार्टी मान लेगी और हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुल गए हैं। तो क्या 13 दिन बाद, जैसे पिछली बार अमित शाह का बयान आया था उसके ठीक 13 दिन बाद जिस तरीके से सत्ता पलटी थी, क्या इस बार भी 13 दिन बाद यानी 14 तारीख को, जो शुरुआत से कहा जा रहा है कि 14 तारीख को खरमास खत्म होगा शाम को और रात आते आते संभवतः बिहार में खेल हो जाएगा? और क्योंकि परिस्थितियां पिछले बिल्कुल दिनों दिन बदल रही हैं और दिनों दिन यही संकेत मिलते जा रहे हैं और बहुत ही पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो स्थिति लोकसभा चुनाव के समय थी वही स्थिति इस बार भी बनती हुई दिखाई दे रही है। अमित शाह का बयान आता है सीएम पद को लेकर और उसके बाद विजय सिन्हा का बयान आता है, ये लगातार सुर्खियां बनते हैं। उसके बाद बीजेपी की तरफ से इस पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बयान कहीं सुनाई नहीं देते हैं, कोई दिखाता भी नहीं है। बयान अमित शाह का ही चलता है और विजय सिन्हा का चलता है। और दूसरी बात यह कहा जाता है कि जो बात अमित शाह ने कह दी वो ही बीजेपी की रणनीति होती है। तो अमित शाह ने जो चीज बोली है, अमित शाह ने तो उससे पलटी नहीं मारी है। बीजेपी के जो लोकल नेता हैं वो जरूर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, ये बात तो अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए भी बोली थी। वो बोले थे कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम कौन बनेगा उसके बाद, ये बात तो अमित शाह आज भी नहीं बोल रहे हैं। उस समय भी महाराष्ट्र के लिए नहीं बोल रहे थे वो कि सीएम कौन बनेगा। उन्होंने नहीं बताया था कि देवेंद्र फडणवीस को हम सीएम बनाएंगे, लेकिन जब आपने देखा नतीजे आए तो आज देवेंद्र फडणवीस वहां सीएम है। और यही स्थिति बिहार के लिए भी अमित शाह सेट किए हुए हैं कि भाई आप लोग विधानसभा चुनाव तक, जब भी 2025 के लास्ट में जो नवंबर में होना है, तब तक तो नीतीश कुमार के साथ हम चला लेंगे, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ लेंगे, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये अमित शाह आज भी बताने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से वो महाराष्ट्र को लेकर हर दाव अपना एक तरीके से छुपाए हुए थे, वही दाव वो इस समय वो खेल रहे हैं बिहार के लिए। और ये बात अब नीतीश कुमार को भी खटकने लगी है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जो अमित शाह ने कहा है बीजेपी की वही रणनीति है। और यदि वही रणनीति है तो जाहिर सी बात है, यदि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तो उनको सीएम पद नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और इसी षड्यंत्र को भांप गए नीतीश कुमार, खासतौर पर जब उन्होंने महाराष्ट्र की स्थिति उनके सामने आई, एकनाथ शिंदे किस तरह से किनारे लगा दिए गए, उसके बाद ही वो अपनी ये रणनीति बनाने की शुरुआत करते हैं, इंडिया गठबंधन से पींगे बढ़ाते हैं और उनके सहयोगियों के यहाँ छापे भी पड़ते हैं। ये सारी चीजें उसके बाद से दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन अब स्थितियां काफी कुछ स्पष्ट होती दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही स्थिति दिखाई दे रही है कि इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनती है 5 दिसंबर को, जब शिंदे की जगह हम देखते हैं देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, तो उसके बाद स्थितियां बिल्कुल बदलना शुरू हो गई हैं। क्योंकि पिछली बार भी इसी तरीके से हुआ था कि जब अमित शाह 10 दिसंबर 2023 को जब बिहार के दौरे पर गए थे, एक सरकारी कार्यक्रम था, तो सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी आए हुए थे और तेजस्वी यादव भी आए हुए थे, लेकिन जो गर्मजोशी उस समय दिखाई दी थी नीतीश कुमार ने अमित शाह को लेकर, उसके बाद से ही संकेत मिलना शुरू हुए थे, लेकिन उस समय उस संकेतों को आरजेडी पकड़ नहीं पाई थी। लेकिन इस बार जो हालत बने हैं, जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके बाद से ही नीतीश कुमार बिल्कुल एक तरीके से हिल गए हैं कि यदि यही खेल बीजेपी बिहार में करेगी तो नीतीश कुमार के पास कुछ बचेगा भी नहीं। और दूसरा, नीतीश कुमार को डर एक और लग रहा है कि जिस तरीके से ललन सिंह और संजय झा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के फेवर में बयान दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार को अपनी पार्टी टूटने का भी डर लग रहा है, जो 2022 जैसा ही लग रहा है जब आरसीपी सिंह थे और आरसीपी सिंह के थ्रू बीजेपी जेडीयू में सेंध लगा रही थी। क्योंकि महाराष्ट्र का खेल उस समय भी नया नया हुआ था जब शिवसेना टूटी थी और उसके बाद जेडीयू का नंबर दिखाई दे रहा था, तो उस समय नीतीश कुमार ने समय पर उस चीज को भांपा और पलटी मार गए। और वही इस बार ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हो पाया, वहां उन्होंने ऑपरेशन लोटस हुआ तो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं जाने पाई। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार समय पर इस चीज को भांप गए थे और उन्होंने बाकायदा 1.5-2 महीने के अंदर पूरा अपना एक तरीके से शतरंज पर अपने मोहरे सेट किए। और आरसीपी सिंह को सबसे पहले तो उन्होंने पैदल किया कि भाई उनको जाने ही नहीं दिया सभा में, उन्हें मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ गया, नहीं तो वो केंद्रीय मंत्री बने हुए थे। और उसके बाद उन्होंने आरसीपी सिंह को पहले तो पार्टी से बाहर निकाला और उसके और खुद पलटी मार गए, क्योंकि यदि नीतीश कुमार ज्यादा समय रहते तो उनकी पार्टी उनके हाथ से निकल जाती। जो हालत आज की तारीख में हम एनसीपी और शिवसेना की देख रहे हैं वही हालत नीतीश कुमार की होती है, वो अपनी पार्टी के ही नेता नहीं होते। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार इस बार भी इस चीज को भांप गए हैं कि यदि ज्यादा समय तक वो रहते हैं तो जो खेल उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ हुआ है वो बिहार में भी हो सकता है। बिल्कुल, और नीतीश कुमार
कुमार ये कतई नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री का पद उनके हाथ से जाए, उनके पास सीटें कम आए चाहे ज्यादा आए। तो अब उनको जैसे ही षड्यंत्र की जानकारी मिली तो अब वो किनारा करने लगे और अब वो सारी चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन की ओर उनका झुकाव जो था वो अब पूरी तरह से उनके वहां पर शामिल होने तक पहुंच चुका है। अमलेंदु जी, और इसको लेकर जिस तरह से आज लालू प्रसाद यादव का बयान आया, तेजस्वी यादव के पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से एक नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा था छात्रों के इतने बड़े आंदोलन के बावजूद, और अब तेजस्वी यादव भी जिस तरह से लालू यादव की बातों का समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी साफ तौर पर अब जैसे नीतीश कुमार के स्वागत की बातें हो रही हैं गठबंधन में, उससे स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार जिस अभियान में लगे हुए थे वो सफल हो चुका है। पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा है लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद। देखिए, पूरी तरीके से वो रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। तो आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। तो दरवाजे खुले हैं कि बंद है, जाहिर सी बात है लालू यादव ने यह चीज भी स्पष्ट कर दी कि आरजेडी में जो फैसला लिया जाना है वो उनकी सहमति से लिया जाना है, दरवाजे खुल चुके हैं। और तेजस्वी यादव भी इस बात को नहीं इनकार कर रहे हैं कि दरवाजे खुले नहीं हैं। तो ये सारी चीज जी डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं तेजस्वी, ये इनकार नहीं कर रहे हैं कि दरवाजे नहीं खुले हैं, ये कतई इनकार नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लोगों को ठंडा करने के लिए लालू जी जो है आप कुछ बोलते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम उनको घुसने नहीं देंगे नीतीश कुमार को, जैसे अमित शाह ने कह दिया था कि दरवाजे बंद हैं। तेजस्वी कतई नहीं कह रहे हैं कि दरवाजे बंद हैं। और बाद में फिर बात से ये भी हो कि बात से पलट गए हैं। और उससे पहले वो क्या कह रहे हैं, सबको मिलकर काम करना है। और मिलकर सबको किसको काम करना है, आरिफ मोहम्मद खान को बधाई दे रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान किससे मिलकर आए हैं, नीतीश कुमार से। आरिफ मोहम्मद खान किससे मिल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से। यानी सबको मिलकर काम करना है। तो नीतीश कुमार, आरिफ मोहम्मद खान, लालू प्रसाद यादव, इन सबको मिलकर काम करना है। क्या ये संदेश है तेजस्वी यादव का, समीर जी? बिल्कुल ये संदेश है या नहीं है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात अमलेंदु जी, हमने मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के ट्वीट दिखाए हैं जब उन्होंने बीपीएससी छात्रों पर आंदोलन को लेकर जो ट्वीट किया, किस तरह से नीतीश कुमार का नाम एक भी बार पूरे ट्वीट में नहीं लिया। और अब बिहार में जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं उनके भी बयान आ रहे हैं और वो भी इसी तरह से आ रहे हैं कि साथ मिलकर काम करना है, जिस साथ की बात अमलेंदु जी कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं शकील अहमद खान, एक बार उनका बयान सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं बिहार में जो नई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है उसको लेकर। दरवाजा खुला हुआ है, वापसी करे नीतीश कुमार, गलती कर देते हैं। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को। मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। तो सारा कुछ स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने भी, आरजेडी ने भी। नीतीश कुमार की तरफ से जो कुछ हो रहा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। तो जो बार बार यही रिपीट किया शकील अहमद खान ने, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार में और बड़े प्रभावी नेता हैं, वो यही बात रिपीट कर रहे हैं कि एक ही लाइन में हमने स्पष्ट कर दिया कि एक तरफ गांधीवाद है और दूसरी तरफ गोडसेवाद। गांधीवाद की ओर लौट आते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, स्वागत है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और स्पष्ट एकदम जो है, मतलब ये उसके बाद वो जोर भी दे रहे हैं कि हमने एक लाइन में कह दिया, इससे ज्यादा और क्या कहें, कि गांधीवादी जितने हैं वो गोडसेवादियों से दूर हो जाएं तो सब माफ है। तो यानी कि नीतीश कुमार की अब तक की राजनीति के जितने भी पाप हैं वो सारे माफ कर दिए जाएंगे, गोडसेवादियों का साथ छोड़ दें नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जो है वो, मुझे लगता है कि शायद वो इस तरफ बढ़ रहे हैं कि वो अपने सारे पाप जो है वो माफ कराएं और गंगा नहाएं।
बिल्कुल। तो 14 जनवरी को गंगा नहाएंगे नीतीश कुमार, लगता है 14 जनवरी को, यानी 14 जनवरी को इस समय केंद्र बिंदु बना हुआ है उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जहां महाकुंभ आयोजित हो रहा है। 14 जनवरी को वहां पहला स्नान है उस महाकुंभ का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो राजनीतिक महापर्व है वो बिहार से शुरू होने वाला है, उसका केंद्र बिंदु बिहार ही रहेगा। हालांकि महाकुंभ को भी जिस तरह से एक राजनीतिक पर्व बना दिया गया है पिछली बार से लेकर अब तक, वो उसको लेकर भी सरकार निशाने पर है। लेकिन वो है तो खैर धार्मिक आयोजन ही, उसको लेकर चाहे जितनी राजनीति हो, और धर्म में राजनीति जब जाती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है लोकतंत्र में, वो देश की जनता ने इस बार 2024 के चुनाव में दिखाया है। उसका स्पष्ट दिखाई पड़ा किस तरह से वो रहा है। लेकिन ये जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम देखा जा रहा है, एक बड़े बदलाव की जो आहट सुनाई पड़ रही है, उससे ये साफ है कि ये बदलाव केवल बिहार में नहीं होने वाला है, ये बदलाव दूर तक जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि केंद्र स्तर पर इस बदलाव का असर साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा और सबसे पहले दिखाई पड़ेगा। और जैसा कि संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। और इसके अलावा भी जहां एनडीए गठबंधन की सरकारें होंगी और जहां भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में होगी, वहां सभी जगहों पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, बहुत स्पष्ट है। हाँ बिल्कुल समीर जी, सब जगह असर पड़ेगा इसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी और आज उस पर चर्चा कर लिया जाए कि नीतीश कुमार अकेले नहीं आएंगे, एनडीए को जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ कर आएंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी होंगे और उनके साथ एकनाथ शिंदे भी होंगे और अनुप्रिया पटेल भी होंगी। ये जो समीकरण तैयार हो रहा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो चिराग पासवान की जो दूरियां थी नीतीश कुमार के साथ वो दूर हो चुकी हैं, क्योंकि चिराग पासवान को जिस तरीके से मोदी ने झटका दिया और जिस तरीके से उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनके घर का सामान निकालकर सड़क पर फेंका गया था, वो सारी चीज़ें अभी भी शूल की तरीके से चिराग पासवान के दिल में चुभ रही हैं। और चिराग पासवान को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ फिर इसी तरीके का कोई बर्ताव कर सकती है। तो जब बदला लेने का समय आएगा तो जाहिर सी बात है राजीव जी, समीर जी, कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति अपना अपमान कराने के लिए नहीं आता है, और जब मौका मिलता है तो जिसने अपमान किया उससे बदला भी लेता है। नरेंद्र मोदी भी तमाम लोगों से बदला लेते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने जितने लोगों के अपमान किए हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी से बदला लेना नहीं चाहेंगे समय आने पर? तो चिराग पासवान भी उन लोगों में शामिल हैं जो नरेंद्र मोदी से बदला लेना चाहेंगे उस अपमान का। और वो शुभ घड़ी शायद आने वाली है जब चिराग पासवान के हाथ में ये लड्डू होंगे कि वो नरेंद्र मोदी से अपना बदला ले सकें। इसी तरीके से इसको हम एकनाथ शिंदे का भी जिस तरीके से अपमान हुआ है, तो उनके हाथ में भी एक वो लड्डू जो है आने वाले हैं कि उन्हें वो भी अपना बदला ले सकें। और ये लड्डू आएंगे नीतीश कुमार की बदौलत, क्योंकि नीतीश कुमार अपने साथ चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, अनुप्रिया पटेल, इनको लेकर जब आएंगे तो मोदी जी ठन ठन गोपाल होकर 14 जनवरी के बाद क्या करेंगे देखना होगा। और ये तो जो अपमान की बात और बदला लेने की बात, आप राजनीतिक बदले की बात कर रहे हैं अमलेंदु जी, वो तो दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ये चीजें, ये कवायद शुरू हो चुकी है। 20 सांसदों का लोकसभा में वोटिंग से बाहर हो जाना, जबकि गठबंधन के सहयोगी दलों के सांसद रहे हैं, मौजूद रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही 20 सांसद गायब हो गए। और उनमें भी वही नाम है जिनको बताया जाता है कि किसी न किसी तरह से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको हमेशा राजनीतिक रूप से किनारे लगाने की कोशिश करते रहते हैं। वो ऐसे नाम भी उसमें शामिल रहे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब जो स्थितियां बन रही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वहां पर एक विरोध जो पहले दबा हुआ रहता था वो खुलकर सामने आ रहा है। उसका बड़ा उदाहरण तो यह भी है कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, वहां के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम तक नहीं लगाए। ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है कि 6 महीने पहले जहां लोकसभा चुनाव पूरा उन्हीं के फेस पर लड़ा गया हो, वहां उनको कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है, यानी उनकी रैलियां तक नहीं करवाई जा रही हैं, उनकी उनकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताएं अमलेंदु जी की अभी जो परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री जी हर साल करते हैं, उसमें छात्र जो है वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रहे हैं। अभी एक खबर आई है, एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश की ये बात है कि जहां टारगेट दिया गया है लाखों छात्रों के रजिस्ट्रेशन का, वहां कुछ हजार छात्रों ने केवल रजिस्ट्रेशन कराए हैं। 5 लाख का टारगेट दिया गया और 14,000 के रजिस्ट्रेशन हुए। सिर्फ 5 लाख का टारगेट था कि परीक्षा पे जो है चर्चा होगी मोदी जी की, उसमें 5 लाख छात्र ने, और उन 5 लाख के छात्रों के जो टारगेट था उसमें सिर्फ
14,000 छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ, ये खबर आई है। तो यानी और इसमें महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश से यह खबर आई है, जो आंकड़ा बता रहे हैं अमलेंदु जी की 5 लाख का टारगेट था उत्तर प्रदेश में और महज 14,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। कितने अच्छे रिश्ते हैं केंद्रीय नेतृत्व से और राज्य नेतृत्व के, वो हमेशा दिखाई पड़ता रहता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन में कमी होना बहुत कुछ ये बात बता रही है। बिल्कुल समझिए, ये साफ संकेत है कि अब मोदी जी की जो फर्जी बातें कोई सुनना नहीं चाहता। अब मोदी जी बताइए, परीक्षा पर चर्चा करेंगे तो मोदी जी ने कौन सी परीक्षा दी है, कोई छात्र उनसे परीक्षा चर्चा करेगा? तो ये टिप्स देते हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, लिखना है, नहीं तो नंबर अच्छे लाने की इसकी मोदी जी क्या टिप्स देंगे? पहले अपने नंबर ही बता दें कि किस स्कूल में पढ़े तो उसका स्कूल के मार्कशीट अपनी जारी कर दें। तो बहुत सारे सवाल इसको लेकर, तो वो मोदी जी का सर्टिफिकेट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था, रख लिया गया ना जेब में, फिर से उसको दोबारा जारी किया जाना चाहिए। हालांकि हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है कि वो जारी करें, कहीं भी पढ़े मोदी जी, हमें से क्या लेने देना। लेकिन छात्र जो है, जो मन में सोच रहे हैं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि छात्र मन में ये सोचते हैं कि मोदी जी क्या बताएंगे आखिर। यही बताएंगे कि बादलों में जो है जहाज छुप जाता है, राजा पकड़ नहीं पाता है, यही बताएंगे। नाले से गैस बन सकती है, यही बताएंगे। तो ऐसी विद्वता लेकर कौन छात्र जो है वो विद्वान बनना चाहेगा? अब ये छात्रों के ऊपर निर्भर करता है। तो यानी ये इसका कुल मिला के जो समीर जी जो अर्थ है वो ये है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से घट रही है और उनका असली चेहरा जो सामने आता चला जा रहा है। और ये बात सिर्फ राजनीतिज्ञों के बीच नहीं बल्कि जनता के बीच भी जो जा रही है, आम लोग भी जा रही है। और राजनीतिज्ञों का दम जो इसलिए बढ़ रहा है कि ये सही समय है मोदी जी को उनकी सही जगह दिखा दी जाए, तो ये उनके अंदर की चीजें अब शुरू हो गई। और एक चीज और भी है कि इसको जो चूंकि पहले तो लगातार दबाव रहता था कि रजिस्ट्रेशन कराना है, ज्यादा से ज्यादा छात्रों को ले जाना है। प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो तमाम नेता उसको देख रहे हैं, उसको वो तस्वीरें खींचकर पोस्ट करते हैं। ये सारी चीजें होती रही हैं, लेकिन इसमें यह भी अब साफ नजर आ रहा है कि तमाम अधिकारी जो इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन हो, उनकी दिलचस्पी भी अब खत्म हो रही है। और शायद उनके ऊपर भी राज्य सरकार का कोई अब दबाव नहीं है कि आप बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, चाहे जितने लोग देखें या ना देखें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ज्यादा से ज्यादा बस ये करो और जगह जगह LED लगवाओ ताकि मतलब वो खर्चा जो है वो वसूला जा सके। यानी कितना खर्चा जो है सरकारी खर्च किया जाता है और किस तरीके से सरकारी खर्च का मतलब सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है, और सरकारी धन के आम जनता का धन है उसका दुरुपयोग किया जाता है, यह प्रधानमंत्री की छवि निर्माण करने के लिए। और वो छवि भी ध्वस्त होती चली जा रही है। तो ये पैसा खर्च करने का फायदा क्या हुआ नरेंद्र मोदी को अगर छवि ध्वस्त हो गई तो? ये सवाल है। बिल्कुल। और कई बार देखा गया है कि उनके तमाम भाषणों की चर्चा होती है, लेकिन और YouTube पर डाले गए रहते हैं या तमाम सोशल मीडिया पर, उनके व्यूज बड़े कम आए रहते हैं, यानी लोगों की उसमें दिलचस्पी नहीं रहती है। ऐसे भी कई बार लाइक्स के कई हजार गुना वो डिसलाइक्स हो जाते हैं। जी हाँ, लाइक्स की तुलना में डिसलाइक्स की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन ये तमाम बातें ये बता रही हैं कि केंद्र में सरकार किस कमजोर स्थिति में है। हालांकि अभी जब लोकसभा का शीत सत्र हुआ और उसमें जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक लेकर आया गया, कोशिश की गई कि एक बार फिर प्रोएक्टिव हुआ जाए, हमलावर हुआ जाए विपक्ष के ऊपर, लेकिन सहयोगी दलों ने एनडीए के ये बता दिया है कि अब उस स्थिति में आप नहीं हैं और आपने जरा भी अगर कोशिश की कि आप संविधान के बियॉन्ड जाएं, कानून के बियॉन्ड जाएं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके अगर आप बियॉन्ड अगर जाने की कोशिश करते हैं, उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, उस पर फिर आपको सहयोगी दलों का साथ कतई नहीं मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया, उस पर सहयोगी दलों ने जिस तरह से बेरुखी दिखाई है, कोई भी दल सीधे तौर पर समर्थन करता नहीं दिखाई पड़ा। जबकि समर्थन करने के लिए विशेष रूप से जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई, उसमें अमित शाह मौजूद रहे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। जो तमाम नेता पहुंचे भी एनडीए के घटक दलों के, उन्होंने भी इस मामले में सरकार का साथ देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके बाद से अब तक कोई बयान किसी का नहीं आया है जो दिखे
कि वो इस मामले में अमित शाह का बचाव कर रहा है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, सहयोगी दलों की तरफ से कोई बचाव की चीजें देखने को नहीं मिली कि अमित शाह का कोई बचाव किया जाए। और बताया जाता है कि वो जो बैठक बुलाई गई थी एनडीए की, वो बुलाई ही इसलिए गई थी कि लोग अमित शाह का बचाव करें, चूंकि इंडिया गठबंधन पूरा जो है वो बाबा साहब के अपमान के मसले पर अमित शाह पे हमलावर है। लेकिन किसी ने भी उसका कोई समर्थन दिया और चंद्रबाबू नायडू तो अगले दिन नाराज होकर वापस लौट गए और नीतीश कुमार पहुंचे ही नहीं। तो ये सारे संकेत जिस तरीके से आ रहे हैं तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश जो है किसी दूसरी करवट बदल रहा है। जैसे जैसे सूर्य नारायण जो है अपनी दिशा बदल रहे हैं, वैसी वैसे इस सरकार की दिशा भी जो बदलती दिखाई पड़ रही है समीर जी। जी बिल्कुल, इस सरकार की दिशा बदलती दिखाई पड़ रही है और उस बदलाव की अभी तक आहट सुनाई पड़ रही थी, लेकिन अब वो स्पष्ट होती जा रही है धीरे धीरे। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बयान आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के घटक दलों का नीतीश के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई पड़ रहा है। बावजूद इसके कि छात्रों का एक बड़ा आंदोलन वहां बिहार में जारी है अभी, उस पर हम एक बार फिर सुनेंगे तेजस्वी यादव के उस बयान को। पप्पू यादव ने भी जिस तरह से बयान दिया उसमें नीतीश कुमार को नहीं घेरा, बल्कि उन्होंने भी एनडीए सरकार को घेरा और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वो किस तरह से एक प्रशांत किशोर को, जो जन स्वराज पार्टी के नेता हैं, उनको आगे कर इस मामले में वो नीतीश कुमार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार की दूरी किस कदर बढ़ चुकी है, पूरी तरह से अलगाव हो चुका है, ये दिखाई पड़ रहा है। और इंडिया गठबंधन के साथ जाने की उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, घोषणा बाकी है, उसके संकेत लगातार साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा संकेत जो आज मिला है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके शकील अहमद खान ने जिस तरह से कहा कि वो आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया, लेकिन उनके बयान का सीधा तौर पर मतलब यही था कि बिल्कुल पूरी तरह से स्वागत है। और उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के ट्वीट्स ने जो बीपीएससी छात्रों पर किए गए हमले थे पुलिस के, उस पर जो उन्होंने बयान दिया था, उससे यह साफ था कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो हरी झंडी बिल्कुल मिल चुकी है नीतीश कुमार को। बिल्कुल समीर जी, और उन ट्वीट्स में ही साफ लग गया था कि खिचड़ी पक चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार आए थे दिल्ली और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से मिले। अब वहां क्या बातें हुई और क्या कांग्रेस के नेताओं से कोई संपर्क हुआ, अब इस तरह की कोई बातें सामने निकलकर तो नहीं आई है बाहर निकलकर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी दोनों के ट्वीट में उसका आभास जरूर मिल रहा है कि नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन की खिचड़ी कुछ पक चुकी है। ये उन ट्वीट्स में साफ जाहिर हुआ समझिए, चूंकि निशाना जो था वो पूरा भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए की सरकारों पर था। नीतीश कुमार का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं था, न प्रियंका गांधी के ट्वीट में और ना मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट में। बिल्कुल, एक बार देखेंगे कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, लेकिन उस पूरे ट्वीट में नीतीश कुमार का जिक्र नहीं है, जबकि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के ही पास है बिहार में। मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा में 3,28,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है या युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। इस पूरे ट्वीट में एक भी जगह नीतीश कुमार का नाम नहीं लिखा हुआ है। पूरा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है और यह भी कहा जा रहा है कि पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए और उन्हीं जगहों पर लीक हुए हैं जहां बीजेपी की सरकारें हैं। पेपर लीक को लेकर भी गुजरात लॉबी की चर्चा होती है, क्योंकि तमाम जो पेपर लीक में जिन एजेंसियों ने पेपर करवाए थे उनका संबंध गुजरात से रहा और इस मामले में केंद्र सरकार सीधे तौर पर निशाने पर आ जाती है।
बिल्कुल समीर जी, और देखिए कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिर में जो लिखा कि जब झूठ पकड़ा जाता है तो लाठियां चलवाती है। अब लाठियां चलवाती है तो अब भाई आपको निशाना सरकार पे करना था तो नीतीश कुमार पे करते, लेकिन नीतीश कुमार का कहीं कोई जिक्र नहीं, जनता दल यूनाइटेड का कहीं कोई जिक्र नहीं किसी तरीके का, सारा निशाना भारतीय जनता पार्टी पे यानी कि और एनडीए पे। तो यानी ये साफ तौर पर संकेत कि भाई ये जो भी कुछ हो रहा है ये बीजेपी करवा रही है, नीतीश कुमार का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। एक तरीके से ये संकेत देने की कोशिश, या कल को आने वाले समय में कुछ सवाल जो है ना पूछे जाए कि नीतीश कुमार ने ऐसा किया था और वैसा किया था, तो उसका रास्ता पहले ही निकाल कर चला जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया था, जो भी कुछ किया था वो बीजेपी ने किया था, इसीलिए हमने नीतीश कुमार को वापस अपने साथ ले लिया। तो ये साफ देखने पे मिल रहा है और ये इशारा साफ तौर पे करता है। आज तो लालू प्रसाद यादव ने एक तरीके से पुष्टि कर दी जब उन्होंने कहा कि हाँ नीतीश को हम ले लेंगे, उन्हें माफ कर देंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं। जी बिल्कुल, और नीतीश को माफ कर देंगे तो आरजेडी की तरफ से भी बिल्कुल हरी झंडी मिल चुकी है। हरी झंडी वैसे तो पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन अब उस हरी झंडी की चर्चा सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर होने लगी है। यह महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही हो, चाहे आरजेडी की तरफ से हो रही हो। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से जिन तैयारियों में लगे थे, राजनीतिक बदलाव की जिन कोशिशों में लगे थे, उसमें वो कामयाब होते दिखाई पड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल बिहार में ही कामयाब वो नहीं हो रहे हैं, जिस तरह से गठबंधन के घटक दलों के संपर्क में, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के संपर्क में है, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो बिहार की ही, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो आंध्र प्रदेश की, चाहे वो महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे हो, इन सब पार्टियों के साथ उनका संपर्क है। दिल्ली आने पर उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की, हालांकि बीजेपी के किसी भी नेता से उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो अपने आप में यह महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन को एक ये भी संकेत वो दे रहे हैं कि अकेले गठबंधन से मैं ही नहीं आ रहा हूं, बल्कि पूरा का पूरा जो एनडीए गठबंधन है वो टूटने और बिखरने को तैयार बैठा है, और वो सारा का सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन में से मिलने को, हाथ मिलाने को तैयार बैठी हुई है। यह बड़ा संकेत जो दिया है नीतीश कुमार ने, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अब उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से एनडीए गठबंधन टूट की कगार पर दिख रहा है, आरोप प्रत्यारोप मुख्यमंत्री के ऊपर, कैबिनेट मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री के अधिकारी लगा रहे हैं और कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार का जो लक्ष्य है वो केवल बिहार तक नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव का उनका लक्ष्य है, जिसकी ओर आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल समझिए, बड़े लक्ष्य को बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उससे बिहार नहीं बल्कि देश की राजनीति भी बदलनी है, इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही हैं। इधर आरिफ मोहम्मद खान जो अभी नए बने हैं गवर्नर, और गवर्नर बने हैं और अभी अभी शपथ लिए उन्होंने, और कल वो नीतीश कुमार से मिले, लालू प्रसाद यादव से मिले। उनकी एक बाइट आई है समीर जी, और उनका कहना ये है कि बिहार जो है वो उसकी एक रिच हिस्ट्री है, मतलब उसका एक समृद्ध इतिहास है, उनका कहना ये है। और बिहार के लोग जो हैं उनके अंदर बहुत क्षमताएं हैं, वो देश चला रहे हैं जी, ये देश चला रहे हैं। ये जो है, अब क्या इसका संकेत निकाला जाए तो क्या नीतीश कुमार अब देश चलाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं जी। और बिहार के लोगों से ही देश चल रहा है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान से। तो नीतीश कुमार देश चलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या आरिफ मोहम्मद खान के इस वक्तव्य का ये भी अर्थ निकाला जा सकता है? हालांकि उन्होंने सीधे सीधे इस तरह की बात नहीं कही है, लेकिन कह भी नहीं सकते हैं। हाँ नहीं, हालांकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, जगदीप धनखड़ कहते रहते हैं, तो खुद ये भी बहुत कुछ कह चुके हैं, ये भी कुछ कह चुके हैं, और यहाँ तक कि खुद धरने पर बैठ चुके हैं, सड़क पर धरने पर बैठ गए थे केरल में। तो ये जो कुछ कर मतलब ये भी बोल सकते हैं। तो इसलिए जो ये कह रहे हैं उसके जो निहितार्थ हैं वो निकाले अगर जाए समीर जी, तो ये भी कुछ इशारे दे रहे हैं। तो चल तो बिहार में कुछ बहुत ज्यादा रहा है। बिल्कुल, और सुनते हैं क्या कहा आरिफ मोहम्मद खान ने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि आरिफ मोहम्मद खान को भेजा किसी और मकसद से गया, ऐसा कहा जा रहा है। ये हालांकि राज्यपालों का जो ट्रांसफर होता है वो एक प्रक्रिया होती है, प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि किसी विशेष उद्देश्य से वो यहां भेजे गए। लेकिन
आरिफ मोहम्मद खान, जैसा अभी अमलेंदु जी बता रहे थे कि अपने पुराने रिश्तों को, पुरानी दोस्ती को वहां पर जीवंत करने में लगे हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सभी लोग उनके साथ जनता दल के समय के साथी हैं, जब ये सारे लोग राजनीति में नए थे, और आरिफ मोहम्मद खान इन सारे लोगों के साथ वो भी राजनीति में थे, उसी पार्टी में थे, जनता दल में ही। तो अब ये बदलाव, उस पर आरिफ मोहम्मद खान की क्या भूमिका है, क्या नहीं है, चूंकि इन स्थितियों में राज्यपाल की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान का जो झुकाव दिखाई पड़ रहा है लालू यादव और नीतीश कुमार की तरफ, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है। और ये बयान कि केंद्र की सरकार बिहार की बदौलत चल रही है, अपने आप में बड़ा मायने रखती है, बहुत सारे मैसेज दे रही है, संदेश दे रही है, राजनीतिक संदेश दे रही है। सुनते हैं क्या कहा है आरिफ मोहम्मद खान ने। पहले दिन भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं, बिहार का बहुत ही शानदार गौरवशाली इतिहास है और बिहार के अंदर जबरदस्त क्षमता है। बिहार के लोगों में, बिहार के लोगों को गौर करिए तो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं, तो ये जबरदस्त क्षमता है। और बिहार यहाँ के लोगों में ये क्षमता है कि बहुत आगे जाएगा बिहार। देश आगे जाएगा, बिहार भी आगे जाएगा। तो देश भी आगे जाएगा, बिहार के भी आगे जाएगा। यहाँ के लोगों में बड़ी क्षमता है, बहुत सारी क्षमता है, निश्चित तौर पर क्षमता है, और उन क्षमताओं में राजनीतिक क्षमता भी आती है। बिहार के जो तमाम नेता रहे हैं, उन्होंने बिहार में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी अहम रोल प्ले किया है, जिसका जिक्र कर रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान। बहुत स्पष्ट तरीके से तो उन्होंने कोई बात नहीं कही, लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों में तमाम ऐसे संदेश छिपे रहते हैं जिनके मायने बहुत दूर तक जाते हैं और बहुत उसमें गहराई रहती है उन बातों में। तो आरिफ मोहम्मद खान का वहां जाना और शपथ लेने से पहले ही जो अपने पुराने जनता दल के साथी नेता हैं लालू यादव, नीतीश कुमार, उनसे मुलाकात करना, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि जो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वो अब स्पष्ट संकेत है इस बात का, या कंफर्मेशन टेस्ट है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जा चुके हैं। केवल समय की बात है कि वो कब जा रहे हैं, कब इसकी घोषणा कर रहे हैं। जी जी समझिए, बस मुहूर्त निकलने की देर है और मुहूर्त शायद निकला हुआ है, उस मुहूर्त पर ही घोषणा होना बाकी है, ऐसा लग रहा है। चूंकि सारे समीकरण और सारे जो घटनाएं हैं वो इसकी तरफ साफ तौर पे संकेत दे रही हैं। और दूसरी बड़ी बात ये समझ जी कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी भी एकदम खामोश है। जी, बीजेपी भी अब कुछ बोल नहीं रही है, ना समर्थन में ना विरोध में, यानी बीजेपी भी अब देख रही है कि नीतीश कुमार क्या दांव चलने वाले हैं। तो बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि नीतीश कुमार के अगले कदम क्या होते हैं। चूंकि बीजेपी को भी लग रहा है कि भाई आरिफ मोहम्मद खान की मुलाकात हो रही है नीतीश से और लालू प्रसाद यादव से, राबड़ी देवी से। इधर लालू प्रसाद यादव खुलकर न्योता दे रहे हैं कि आ जाइए, और नीतीश कुमार दिल्ली में बिना प्रधानमंत्री से मिले हुए लौटकर चले जाते हैं पटना, और पटना में तमाम लोगों से मिलते हैं। तो आखिर इस सबके पीछे चल क्या रहा है, तो बीजेपी भी इसको देख रही है। तो ये अब चीजें अब एक तरीके का खिचड़ी जो है वो बिल्कुल पकती हुई दिखाई पड़ रही है। पटना में तमाम लोगों से मिलते हैं अमलेंदु जी, लेकिन बीजेपी के अपने दोनों जो डिप्टी सीएम हैं उनसे उनकी मुलाकात की कोई तस्वीर इधर बीच नहीं है। मिले हैं, लेकिन जब राज्यपाल से मिलने वो गए थे तब उनकी तब राज्यपाल से मिलने गए तब नहीं है। बाद में जो अपने निवास पर सब लोगों से मिले हैं उनमें सब में क्रम से मिले हैं। जी हाँ जी, उसमें क्रम से जो है आए हैं दोनों मुख्यमंत्री, मतलब सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, तो उनसे वो मिले हैं। लेकिन अपने साथ लेकर उप मुख्यमंत्री वो नहीं गए, ना राज्यपाल के पास लेके गए, ना दिल्ली साथ लेकर आए, दिल्ली साथ लेकर आए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमलेंदु जी की दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि नीतीश कुमार अगला कदम क्या उठाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को जो कदम उठाना था वो उठा चुके हैं, केवल उसकी घोषणा नहीं किए हैं। और उनके उठाए हुए कदमों की जानकारी अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से, उनके बयानों से, सोशल मीडिया पर उनके जो पोस्ट लिख रहे हैं उनसे वो मिल रही है साफ तौर पर। बहरहाल दोनों ही पार्टियों का, दोनों ही गठबंधनों का क्या अगला कदम होता है, लगातार हमारी इस पर निगाह बनी हुई है, नजर बनी हुई है। आपको उससे हम अपडेट करा रहे हैं। आप भी बने रहिए डीबी लाइव के साथ, हमारे तमाम कार्यक्रमों के साथ, खबरों से और विश्लेषण से, हमारे नियमित कार्यक्रमों से आप जुड़े रहिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।